ऐसा रेजिमेंट जिसके एक सैनिक को 1.25 लाख के बराबर माना जाता है। 26 जनवरी के परेड की चर्चा सिख रेजिमेंट के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। सिख रेजिमेंट की शुरुआत 1846 में महाराजा रंजीत सिंह के सिपाहियों से हुई। उसके बाद कई युद्ध में इस रेजिमेंट ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। 1885 का टोफरेक का युद्ध हो या फिर 1897 की सारागढ़ी की जंग, इस रेजिमेंट की बहादुरी के किस्से आज तक सभी के जुबान पर हैं। सारागढ़ी में तो 21 जाबाज सैनिकों ने 10,000 अफगान सैनिकों का मुकाबला किया था। इसके बाद पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी सिख सैनिकों का जलवा याद किया जाता है। इस रेजिमेंट को 14 विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद भी सिख रेजिमेंट ने तमाम युद्धों में हिस्सा लिया। 2 बार परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। 1962 की जंग में सूबेदार जोगेंद्र सिंह को परमवीर चक्र मिला। जो बोले सो निहाल, सत श्री आकार का जयकारा सिख रेजिमेंट की पहचान है। इसका रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ में है। यह एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसमें केवल जाट सिख समुदाय से ही सैनिक भर्ती हो सकते हैं। हालांकि अफसर हर एक समुदाय और देश भर से आते हैं। यह सेना की धर्मनिरपेक्ष और सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा को भी सिखाता है। करगिल में इस रेजिमेंट को टाइगर हिल बैटल ऑफ ऑनर मिला था। करगिल हिल बैटल ऑफ ऑनर से भी इसे मिला। इस रेजिमेंट को जितने सम्मान मिले हैं उतने किसी और को नहीं मिला है। खेलों में भी इस रेजिमेंट ने देश का गौरव बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इसे 55 स्वर्ण, 26 रजत और 20 कांस्य पदक मिले हैं। मौजूदा समय में इस रेजिमेंट में 21 बटालियनें हैं। रफाल की चर्चा आपने सुनी तो खूब होगी, लेकिन इस फ्रेंच लड़ाकू विमान के बारे में कई दिलचस्प जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। रफाल एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब है आंधी या हवा का झोंका। एशिया का यह सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान वाकई किसी आंधी की तरह उड़ता है। यह वह विमान है जिसने भारत की सरहदों को अभेद बनाया है। जो कुछ विमान हमारे गणतंत्र दिवस परेड की शान होते हैं उनमें रफाल सबसे आगे है। आसमान को जब यह चीरकर बढ़ता है तो इसे देखना रोमांचक होता है। इसकी गर्जना भी लोगों के कदम रोक लेती है। साल 2019 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यह 4.5 पीढ़ी का डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। रफाल इसलिए भी खास है कि यह एक साथ कई रोल निभा सकता है। हवा में चौकसी करने के अलावा यह दूर तक घुसकर मार कर सकता है। यह न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। रफ्तार है इसकी करीब 1400 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 14 हार्ड पॉइंट बने हुए हैं। इसमें जरूरत के हिसाब से मिसाइल, बम या फिर रॉकेट लगाए जा सकते हैं। यह 9 टन से ज्यादा पेलोड लेकर जा सकता है। इसे आप सही मायने में गेम चेंजर भी कह सकते हैं। रफाल में 3 तरह की मिसाइलें हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कल्प मिसाइल और तीसरी है देसी मिसाइल अस्त्र। दुनिया की सबसे घातक कही जाने वाली मिटियोर मिसाइल की रेंज है 150 किलोमीटर, तो स्कल्प की रेंज है करीब 500 किलोमीटर। जबकि अस्त्र एक ऐसी मिसाइल है जो किसी भी तरह की रेंज में हमला करने में सक्षम है। वह 10 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना में फिलहाल रफाल के 2 स्क्वाड्रन हैं जो देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे मद्रास रेजिमेंट के जवान, प्यार से इन्हें थम्बी भी कहते हैं, इस बार भी दिखेंगे कर्तव्य पथ पर। मद्रास रेजिमेंट सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है। इसका गठन 1750 के आसपास हुआ था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था। आजादी के पहले भी इस रेजिमेंट को बहुत सारे बहादुरी के मेडल से सम्मानित किया गया है।
आजादी के बाद 1947 में पाकिस्तान के खिलाफ, 1962 में चीन के खिलाफ और 1965 व 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ इस रेजिमेंट ने अपना शौर्य दिखाया। यही नहीं, श्रीलंका के ऑपरेशन पवन और सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन मेघदूत में भी इसके जवानों ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई। इसका रेजिमेंटल सेंटर तमिलनाडु के वेलिंगटन ऊटी में है, जहां इनके जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। रेजिमेंटल का प्रतीक चिन्ह है ढाल पर बने हाथी, जो एक बहुत ही मुश्किल जंग में लड़ने के बाद उन्हें मिला था। उनका आदर्श वाक्य है स्वधर्मे निधनम श्रेय है, यानी कर्तव्य का पालन करते हुए जान दे देना भी श्रेयस्कर होता है। इनका वार क्राय है वीर मद्रासी अडिकुलू, यानी वीर मद्रासी आघात करो और मारो। यह सेना की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट में ज्यादातर जवान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आते हैं। हालांकि इसमें अफसर देश भर से चुनकर आते हैं। इसके जवानों को कलरी पाइटूस मार्शल आर्ट सीखना अनिवार्य होता है। अपने 265 साल के इतिहास में रेजिमेंटल सेंटर ने सैकड़ों मेडल जीते हैं। 1 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र, 26 वीर चक्र जैसे बहादुरी के तमगे से इनको नवाजा गया। इस दस्ते को 2001 और 2014 में गणतंत्र दिवस के बेस्ट मार्चिंग दस्ते का खिताब मिल चुका है। सीमा पर सुरक्षा के अलावा आंतरिक शांति में भी चुनौतियों के निपटने के लिए मद्रास रेजिमेंट हमेशा से आगे रही है। युद्ध के अलावा खेल और रोमांचक प्रदर्शनों में भी इनका कोई सानी नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे वो युद्धपोत जो समंदर में भारत की बादशाहत का परचम फहराते रहे। इसी 5 जनवरी को आईएनएस चेन्नई ने दिखाया अपना जलवा। लाइबेरिया के जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाया। लुटेरे जहाज को अगवा कर ले जा रहे थे। आईएनएस चेन्नई ने पीछा किया तो लुटेरे भाग निकले। जहाज में मौजूद 15 भारतीयों सहित 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। 26 जनवरी को इसी क्लास के युद्धपोत दिखेंगे। उनके देसी हथियार भी दिखेंगे। भारत के पास इस क्लास के युद्धपोत आईएनएस चेन्नई के अलावा आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता है। ये तीनों स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। फिलहाल ये तीनों अदन की खाड़ी में मौजूद हैं। लुटेरों से रक्षा के नाम पर भारत ने इन्हें लगाया है, लेकिन ये अरब सागर में भारत के रुतबे का संकेत है। इन्हें मुंबई की मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इनकी लंबाई है 164 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर। इनका वजन है 7,500 टन। ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। ये तीनों युद्धपोत सबसे विध्वंसक हथियारों से लैस है। इनमें 76 mm की सुपर रैपिड गन लगी हुई है। AK-630 गन भी इन युद्धपोतों में है। टारपीडो ट्यूब और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी है। इनमें सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल है, तो सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की बराक मिसाइल भी है। मिसाइल से बचने के लिए कवच सिस्टम है और टारपीडो हमले से बचने के लिए मारी सिस्टम भी लगे हैं। ये 2 हेलीकॉप्टर अपने साथ लिए चलते हैं। इनमें लगे सेंसर सामने के खतरे को भांप लेते हैं और उसे तुरंत न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये आसानी से पकड़ में नहीं आते। इनसे बड़े बस विमान वाहक पोत ही होते हैं। 26 जनवरी को भारतीय सेना की विराट शक्ति का एक प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। सेना के मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में बना यह हेलीकॉप्टर सेना की कई जरूरतों को पूरा करता है। ये रेगिस्तान में भी कारगर है और ऊंची पहाड़ी इलाकों में भी। 2 सीटों वाला प्रचंड का वजन
5.8 टन है। इसमें 2 शक्तिशाली इंजन लगे हैं। इसमें ग्लास कॉकपिट भी है। ये 288 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये एक बार 550 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी बिना तेल भराए हुए। उच्च दबाव वाले क्षेत्र में उड़ान भरने की क्षमता इसे बेहद खास बनाती है। ये 16,400 फुट की ऊंचाई पर उतर सकते और उड़ान भरने वाला दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके सेंसर्स भी इसे बेहद खास बनाते हैं। इसमें एक साधारण कैमरा और एक इंफ्रारेड कैमरा है। ये कैमरे खराब मौसम में भी लोकेशन और स्थिति का सटीक पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा जमीनी और हवाई लक्ष्यों पर गोलाबारी, लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों से निशाना साधने के लिए लेजर डेजिग्नेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके निशाने को अचूक बना देता है। इसका सुरक्षा कवच भी काफी मजबूत है। इसमें 70 मिलीमीटर का रॉकेट लगा हुआ है, जिसकी सीधी फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर और अप्रत्यक्ष फायरिंग रेंज 8 किलोमीटर तक है। प्रचंड की नोज में एक 20 मिलीमीटर की गन लगी हुई है। यह 2 किलोमीटर की फायरिंग रेंज के साथ प्रति मिनट 800 राउंड फायर करने में सक्षम है। साथ में यह हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी अभियान से लेकर उग्रवाद विरोधी अभियान में भी किया जा सकता है। यह है T-90 टैंक, जिसे भीष्म के नाम से जाना जाता है। पहले यह टैंक रूस में बनता था, लेकिन अब भारत में बनने लगा है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक में होती है। इस टैंक में बस 3 लोग होते हैं, कमांडर, गनर और ड्राइवर। करीब 40 से 48 टन का यह टैंक जब मैदान में उतरता है तो इसकी धमक महसूस की जा सकती है। इस टैंक की लंबाई 9.6 मीटर है और चौड़ाई 2.78 मीटर। यह जमीन से 2.22 मीटर ऊंचा चलता है। आकार में छोटा होने की वजह से यह जंगल, पहाड़, दलदली इलाकों तक में तेजी से चल सकता है। करीब 60 किलोमीटर तक इसकी रफ्तार है। इसमें 125 मिलीमीटर की मोटाई वाला स्मूथ बोर टैंक गन लगा हुआ है, जो इसका एक खास हथियार है। इससे कई तरह के गोले दागे जा सकते हैं और मिसाइलें भी। 100 मीटर से 4000 मीटर तक की रेंज में सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इस टैंक के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है, जो 2 किलोमीटर रेंज में हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकती है। इस गन से 1 मिनट में 800 गोले दागे जा सकते हैं। टैंक में ऑटोमेटिक और मैनुअल तरीके से भी मिसाइल और गोलियां फायर की जा सकती है। टैंक में थर्मल इमेज की क्षमता भी है, जिसके जरिए 6 किलोमीटर दूर तक किसी का पता लग जाता है। वैसे भीष्म की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर तक है। यही नहीं, भीष्म कई तरह के रॉकेट भी झेल सकता है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी है, जिसे आप टैंक का बुलेट प्रूफ जैकेट भी कह सकते हैं। यह जैविक और रासायनिक हमले से भी निपटने में सक्षम है। आज बात उस पलटन की जो करीब 250 साल पुरानी है। शानदार रोबीले मूछें इसकी पहचान है। उफान लेता जोश और जिनके अंदर होता है मौत से खेलने का जज्बा। यह है राजपूताना राइफल्स के जाबाज, जो इस बार गणतंत्र दिवस परेड में अपने जोशीले अंदाज में दिखेंगे। इनके योद्धाओं ने हर युद्ध में वीरता के झंडे गाड़े हैं। यह भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। इनका आदर्श वाक्य है, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर ही इस धरती का भोग कर सकता है जो इसकी रक्षा करने में सक्षम है।
प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। इस रेजिमेंट के जवानों ने फ्रांस, इजिप्ट, इराक, ईरान और पूर्वी अफ्रीका में बहादुरी के झंडे गाड़े हैं। दोनों विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के करीब 30,000 जवान शहीद हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस रेजिमेंट को 37 बैटल ऑनर मिले हैं, जो उस वक्त किसी भी रेजिमेंट की ओर से हासिल किए गए सबसे ज्यादा वीरता के सम्मान हैं। वीरता के लिए 6 को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। भारतीय पलटन में पहला विक्टोरिया क्रॉस भी राजपूताना राइफल्स को ही मिला। आजादी के बाद हुई सारी जंगों में इस रेजिमेंट ने हिस्सा लिया, तो पाकिस्तान के खिलाफ इस रेजिमेंट के जवानों ने तो शौर्य का इतिहास ही रच डाला। 1971 की जंग में पूर्वी पाकिस्तान में दुश्मन के हथियार डिपो पर कब्जा करके युद्ध का पासा ही पलट दिया। वहीं 1999 की करगिल जंग में पहली जीत का सेहरा राजपूताना राइफल्स के सर बंधा। अपनी वीरता से इन्होंने तोलुंग की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया और वहां तिरंगा फहराया। इनमें ज्यादातर जवान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों से आते हैं, जिनके लिए इज्जत और इकबाल बहुत मायने रखता है। इनका रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली में है, जहां इनको लड़ने के तमाम गुर सिखाए जाते हैं। इनमें राजपूत, जाट, आहिर और मुस्लिम लोग होते हैं। यहीं से वो देशभक्त और पेशेवर सेना का हिस्सा बनते हैं। इनका युद्ध घोष है राजा रामचंद्र की जय। जब इस युद्ध घोष के साथ राजपूताना राइफल्स के जवान आगे बढ़ते हैं तो बड़े बड़े दुश्मन हिम्मत हार जाते हैं। सेना के दूसरे क्षेत्रों में भी राजपूताना राइफल्स ने कई उपलब्धियों का सेहरा दिया है। नीरज चोपड़ा जैसे ओलंपिक चैंपियन राजपूताना राइफल्स का ही हिस्सा है। पिछले दिनों जिन स्वदेशी हथियारों और विमानों का जिक्र बार बार होता रहा है, उनमें तेजस भी है। इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर तेजस भी दिखेगा। बीते नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस में उड़ान भरी थी। यह अपनी श्रेणी का दुनिया का सबसे छोटा हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस मल्टी रोल विमान भी है, यानी हमला भी कर सकता है, बचाव भी और निगरानी भी। ये 4.5 पीढ़ी का विमान है, जिसका डिजाइन और निर्माण HAL ने किया है। यह सिंगल इंजन का लड़ाकू विमान है। इसमें ताकतवर अमेरिकी GE इंजन लगे हैं। तेजस की लंबाई 13.2 मीटर, चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। इसका वजन है मात्र 6,500 किलोग्राम, पर हथियारों के साथ ये 13,500 किलोग्राम तक पेलोड लेकर जा सकता है। इसकी रफ्तार है करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें लगे ASEA रडार इसे दूसरों की निगाह में आने से बचाए रखते हैं। यह विमान दूसरे विमान के रडार को जाम भी कर सकता है। इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मार करने वाली मिसाइलें लगी है, जो एक साथ कई जगह वार कर सकती है। यह 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। 2016 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। फिलहाल वायुसेना में इसके 2 स्क्वाड्रन हैं और ये पुराने पड़ चुके MiG-21 की जगह लेगा। इसमें हवा में भी ईंधन भरा जा सकता है। तेजस में 8 हार्ड पॉइंट बने हुए हैं, जिसमें जरूरत के मुताबिक रॉकेट, बम, मिसाइलें लग सकती हैं। ज़्यादा जरूरी है क्या?
गणतंत्र दिवस पर जो महिला दस्ते कर्तव्य पथ पर दिखेंगे उनमें सीआईएसएफ का दस्ता भी होगा। सीआईएसएफ के दस्ते में 148 महिलाएं हैं, उसके बैंड में 84 महिलाएं होंगी। ऐसा पहली बार है जब सीआईएसएफ की पूरी नुमाइंदगी महिलाओं के हाथ में है। वैसे भी महिलाओं की सबसे ज्यादा तादाद पैरामिलिट्री फोर्सेज में सीआईएसएफ में ही है। फिलहाल सीआईएसएफ में करीब 10,000 महिलाएं हैं और इसकी कमान भी एक महिला के हाथ में ही है, जबकि सीआईएसएफ में कुल 1,70,000 लोग हैं। इस सशस्त्र बल को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, मगर समय के साथ सीआईएसएफ की जिम्मेदारी बढ़ती चली गई है। साल 2000 में सीआईएसएफ को हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। 2001 में दिल्ली की सरकारी इमारत की हिफाजत का काम भी उसके पास आ गया। 2007 में दिल्ली मेट्रो की हिफाजत भी सीआईएसएफ के पास आ गई। आज के तारीख में सीआईएसएफ को कई और अहम संस्थानों की सुरक्षा देखनी पड़ रही है। अब उसे एयरपोर्ट के अलावा एटमी एनर्जी, स्पेस इंस्टॉलेशन, सी पोर्ट, स्टील प्लांट, कोल्ड फील्ड, थर्मल प्लांट, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट, ऐतिहासिक इमारतों व स्थानों, फर्टिलाइजर एंड केमिकल और नोट प्रिंटिंग प्रेस की जिम्मेदारी भी देखनी है। अब तो संसद की सुरक्षा भी सीआईएसएफ के हवाले होने वाली है। भारतीय समुद्र के रक्षक हैं कोस्ट गार्ड। उन पर 46 लाख वर्ग किलोमीटर की समुद्री सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा करना भी इनका दायित्व है। कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, यानी हम रक्षा करते हैं। 70 के दशक में समुद्र में होने वाली तस्करी देश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रही थी। तब समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने और वहां होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड का गठन किया गया। आतंकी गतिविधियों से लेकर ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ वे लगातार समुद्र में एक दीवार बना देते हैं। मगर कोस्ट गार्ड की भूमिका मदद करने की भी है। जो मछुआरों की मदद करते हैं, अवैध शिकारियों को पकड़ते हैं। उनकी एक अहम भूमिका समुद्र में जैव विविधता को बचाए रखने की भी है। समुद्र में किसी भी तरह के खतरे के खिलाफ वे सबसे तेजी से सक्रिय होते हैं। भारतीय तटरक्षक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक है। बात उस हेलीकॉप्टर की जिस पर दुनिया के कई देश भरोसा करते हैं। यह है अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे। अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश भी अपाचे पर भरोसा करते हैं। भारत के अलावा 15 देशों की वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। अपाचे को उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि एक टैंक जिस तरह से दुश्मन के टैंक को बर्बाद करता है, ठीक उसी तरह से अपाचे दुश्मन के टैंक को तबाह कर देता है। सबसे आधुनिक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है यह एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। भारतीय वायुसेना में इसे 2015 में शामिल किया गया। इसमें 4 ब्लेड का मेन रोटर होता है और 4 ब्लेड का टेल रोटर। हेलीकॉप्टर में 2 ताकतवर इंजन में लगे हैं। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट भी होते हैं, एक आगे बैठता है और दूसरा पीछे। दोनों क्रू मेंबर में से कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है, कोई भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। हाई क्वालिटी के नाइट विजन सिस्टम है, जिसकी वजह से ये रात में भी हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और हर तरह के मौसम में भी। इस हेलीकॉप्टर को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसकी लंबाई है 48.16 फीट और ऊंचाई है 15.49 फीट। यह कई तरह के मिसाइलों से लैस है।
हवा से सतह में मार करने वाली हेलफेयर मिसाइल है, तो हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइल। इसमें 70 mm का हाइड्रा रॉकेट है, तो हेलीकॉप्टर में एक चेन गन भी है। 30 mm की गन से 1200 राउंड फायरिंग हो सकती है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता भी है। इस मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर तक है। यह 20,000 के फीट पर उड़ सकता है। देश के विमान वाहक युद्धपोतों का जिक्र आता है तो सबको आईएनएस विक्रांत की याद आती है। वो विक्रांत तो अब विदा हो चुका है, लेकिन उसकी विरासत और याद बची हुई है नए विक्रांत में। गणतंत्र दिवस परेड में यह भी दिखेगा। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है, यानी ऐसा विशाल जहाज जिस पर लड़ाकू विमान उतर सकता है और उड़ान भी भर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में फाइटर, हेलीकॉप्टर और मिसाइलें भी हैं। नौसेना के वार्षिक डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है और कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। इसके 76% से ज्यादा उपकरण देश में बने हैं। इसके लिए स्टील खास तौर से बनाया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। भारत दुनिया के उन 6 देशों में है जहां ऐसे विराट जहाज बन सकते हैं। 1997 में विक्रांत की विदाई के बाद नया विक्रांत आया, जो पहले से ज्यादा आधुनिक और ताकतवर है। इसका वजन है 43,000 टन। इसकी लंबाई है 262 मीटर और चौड़ाई है 62 मीटर। आग लगने की हालत में हैंगर 2 हिस्से में बढ़ सकता है, जिससे कि आग पूरे हिस्से में न फैले। इस जहाज में 14 तल्ले हैं, 2200 कंपार्टमेंट हैं। इसमें 1600 से ज्यादा अफसर और नौसैनिक रह सकते हैं। इसमें जो केबल बिछे हैं उसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। इसमें एक 16 बेड वाला अस्पताल भी है। इसकी रफ्तार है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक दिन में 500 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसमें करीब 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर रह सकते हैं। मिग 29 के फाइटर से लेकर कामोव और रोमियो हेलीकॉप्टर तक। इसमें इजरायली एयर डिफेंस मिसाइल भी है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और बराक मिसाइल से भी लैस है। इसमें 4 AK-630 गन भी है और 76 mm के नेवल गन भी। आईएनएस विक्रांत का मोटो है जयम सम युद्धि स्पर्धा, यानी अगर कोई मुझसे लड़ने आया तो मैं उसे परास्त करके रहूंगा। C-130J हरकुलस, इसे इसी हफ्ते रात को करगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर उतारा गया। पाकिस्तान से लगे नियंत्रण रेखा पर 10,500 फुट की ऊंचाई पर इसे लैंड कराया गया। यह रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। विमान पर गरुड़ कमांडो सवार थे। ये विमान चीन से लगे दौलत बेग ओल्डी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर भी उतारा जा चुका है। दरअसल ये बहुत ही छोटे रनवे पर उतर सकता है। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी इमरजेंसी में लैंड कर सकता है। खराब से खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। ये दुनिया का सबसे आधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान है। ये स्पेशल ऑपरेशंस में काम आता है। सर्च और रेस्क्यू के काम में मददगार होता है। पैराड्रॉप से लेकर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तक इससे हो सकती है। इससे बड़ी संख्या में सैनिकों को तेजी से कहीं पहुंचाया जा सकता है। सैनिकों तक रसद और दूसरा सामान भी पहुंचाया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख में 2020 में चीन के साथ तनाव के वक्त इसी विमान से तैनाती हुई थी। इस विमान को अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है। अमेरिका सहित 20 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं। 2011 में यह विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना। 4 इंजनों वाले विमान की लंबाई करीब 30 मीटर है।
इस विमान की ऊंचाई करीब 12 मीटर है। ये 19 टन वजन उठा सकता है। 643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और एक बार में 3,334 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है पिनाका। इस धनुष से राक्षस और पापी भय खाते थे। पिनाका एक खतरनाक हथियार है जो सामने वाले को संभलने का मौका नहीं देता। इसकी गति 5,757 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है, यानी एक सेकंड में 1.1 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करता है। डीआरडीओ ने यह सिस्टम बनाया है और इसे सेना में जगह भी मिल गई है। यह मध्यम रेंज की रॉकेट प्रणाली है। इस प्रणाली में 3 वेरिएंट हैं। पहला वेरिएंट है पिनाका MK1। इसकी रेंज है 40 किलोमीटर। ये 1 वर्ग किलोमीटर का इलाका तबाह कर सकता है। इसमें एक बैटरी होती है और 6 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 12 ट्यूब है, यानी पूरी बैटरी में 72 रॉकेट। हर ट्यूब से एक रॉकेट दागा जाता है। दूसरे वेरिएंट की रेंज है 90 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकता है। इसका इस्तेमाल किसी एक छोटे से केंद्र को तबाह करने के लिए किया जा सकता है। और तीसरे वेरिएंट की रेंज है 120 किलोमीटर। अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 300 करने की कोशिश की जा रही है। वैसे भारत में रॉकेट का विकास 1780 के दशक में हुआ। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ इस हथियार का बखूबी इस्तेमाल किया। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, यानी हर 4 सेकंड में एक। 214 मिलीमीटर कैलिबर के इस लॉन्चर में एक से एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। इस लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से 23 फीट 17 इंच है। इसका व्यास 8.4 इंच है। यह पूरी तरह से स्वचालित और आक्रामक हथियार प्रणाली है। पहली बार तीनों सेनाओं का साझा दस्ता उतर रहा है, महिलाओं का ट्राई सर्विस दस्ता। इस दस्ते में 144 महिलाएं होंगी। थल सेना की 60 और बाकी वायुसेना और नौसेना की होंगी। नौसेना के दस्ते में सिर्फ महिला अग्निवीर होंगी। यह परेड एक प्रतीक है कि किस तरह भारतीय महिलाएं वे तमाम किले तोड़ रही हैं जो पहले सिर्फ पुरुषों के माने जाते थे। नौसेना में पहली बार फास्ट अटैक क्राफ्ट की कमान एक महिला को मिली है। अब महिलाओं के लिए पनडुब्बी के दरवाजे भी खुल गए हैं। वायुसेना में मिसाइल यूनिट की कमान भी महिला संभाल रही है। वहीं थल सेना में 100 से ज्यादा जगहों पर महिलाओं को कमान मिल चुकी है। सेना में महिलाओं की भर्ती 1993 से शुरू हुई है। थल सेना में करीब 1800 महिला अधिकारी हैं, तो वायुसेना में 1600। वहीं नौसेना में 600 महिला अधिकारी हैं। वायुसेना में तो महिलाएं रफाल जैसा आधुनिक लड़ाकू विमान उड़ाती है और हेलीकॉप्टर उड़ाने में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। थल सेना में महिलाएं चीन से लेकर पाकिस्तान तक सीमा पर तैनात हैं। महिलाओं के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में 2022 से हर साल 20 सीट रिजर्व रखी गई है। और तो और अब महिलाएं जंग के मैदान में तोप चलाकर दुश्मन का माकूल जवाब भी देंगी। दुनिया के सबसे ऊंचे जंग के मैदान सियाचिन में भी कैप्टन फातिमा वसीम को ऑपरेशनल पोस्ट पर पहली बार तैनाती मिली है। ये भी एक तरह के सैनिक, वे युवा जो भारत का भरोसा बनाते हैं, कदम ताल करते कर्तव्य पथ पर
नेशनल कैडेट कोर के कैडेट्स गणतंत्र दिवस के मौके पर सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ किसी मायने में उनसे कम नहीं। आखिर वे एक बड़ी परंपरा से आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एनसीसी कैडेट रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन एनसीसी की शुरुआत 1948 में मात्र 20,000 कैडेट्स के साथ हुई थी। आज इसकी तादाद 17 लाख के करीब पहुंच चुकी है। जो बच्चे एनसीसी से जुड़ते हैं उन्हें सबसे पहले बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हथियार चलाने से लेकर कई तरह की स्किल बताई जाती है। यहाँ बात केवल थल सेना की नहीं हो रही है। एनसीसी में थल सेना, वायुसेना, नौसेना की भी विंग है। यह ट्रेनिंग उनको सिर्फ सेना के लिए ही तैयार नहीं करती, बल्कि उनको ओवरऑल कैरेक्टर और फिजिकल फिटनेस को भी बढ़ाती है। एनसीसी के कैडेट सामाजिक सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ब्लड डोनेशन से लेकर ट्री प्लांटेशन, सफाई अभियान या फिर कहीं आपदा राहत अभियान की बात हो, हर जगह आपको एनसीसी के कैडेट्स जरूर दिख जाएंगे। एडवेंचर में भी ये कैडेट्स किसी से कम नहीं है। ट्रैकिंग हो, माउंटेनिंग हो या फिर रिवर राफ्टिंग, ये सब एक्टिविटी कैडेट्स की फिजिकल फिटनेस के साथ साथ एडवेंचर स्पिरिट को भी बढ़ाती है। एनसीसी के यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ के कैडेट्स दूसरे देशों में जाते हैं और दूसरे देशों के कैडेट्स यहाँ आते हैं। पिछले साल सेना में 116 अधिकारियों, अग्निवीर में 8,937 और केंद्रीय पुलिस बलों में 1,390 कैडेट्स की भर्ती हुई। वैसे सारे एनसीसी कैडेट्स की बड़ी हसरत होती है गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेना, लेकिन यह मौका बहुत ही चुनिंदा कैडेट्स को ही मिल पाता है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल इस साल 2,274 कैडेट्स को ही गणतंत्र दिवस कैंप में आने का मौका मिला। इनमें से कर्तव्य पथ पर परेड करने का मौका सिर्फ करीब 300 कैडेट्स को ही मिलेगा। यह है C-17 ग्लोब मास्टर, हवाई जहाजों में हाथी, आकार में कहें तो विमानों का सरदार। अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित यह शक्तिशाली फौजी मालवाहक विमान दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन मालवाहक विमानों में से एक है और भारतीय वायुसेना का बेड़े का सबसे मजबूत स्तंभ भी। यह इतना बड़ा है कि इसे आप छोटा खेल का मैदान भी कह सकते हैं। ग्लोब मास्टर करगिल, लद्दाख और उत्तर पूर्वी सीमा सहित कठिन इलाकों में भी आसानी से उतर सकता है। इसकी रिवर्स थ्रस्ट क्षमता के कारण यह विशाल जहाज छोटे रनवे पर भी उतर सकता है। 2013 में यह भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना। ग्लोब मास्टर अब 13 विमानों के बेड़े के साथ देश की सबसे बड़ी मिलिट्री परिवहन ताकत है। सेना के लिए यह विमान कितना अहमियत लगता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी हुई तो उस समय सैनिकों को जल्दी तैनाती के लिए इसी जहाज से बॉर्डर पर भेजा गया। यही नहीं, कोविड के दौरान आम नागरिकों को मदद पहुंचानी हो या फिर विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित देश लाना हो, हर जगह C-17 ही मौजूद रहा। 4 इंजन वाला यह विमान करीब 77 टन पेलोड उठा सकता है। लगभग 53 मीटर लंबे इस विमान के विंग समेत चौड़ाई 52 मीटर और ऊंचाई 17 मीटर है। 950 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान भरने वाला यह जहाज 28,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। एक बार बिना रिफ्यूलिंग के यह 5,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसके अंदर इतनी जगह है कि 150 से अधिक जवानों को उनके हथियार के साथ कहीं भी ले जा सकता है। यही नहीं, 400 से ज्यादा यात्रियों या फिर 3 हेलीकॉप्टर या फिर 2 ट्रकों को एयरलिफ्ट कर सकता है। इस विमान में बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, टैंक,
आराम से कहीं भी ले जाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर दिन और रात कभी भी उबड़ खाबड़ जमीन पर 914 मीटर रनवे पर भी यह उतर सकता है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में वह पनडुब्बी भी दिखेगी जो समंदर में चुपचाप अपना काम करती है देश की सुरक्षा के लिए। यह कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। भारत की सबसे आधुनिक पनडुब्बी है। यह डीजल से भी चलती है और बिजली से भी। फ्रांस की तकनीकी मदद से इसे मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है। कलवरी क्लास की ऐसी 6 पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में आनी है। फिलहाल इस क्लास की 5 पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की जा चुकी है और छठी भी कुछ दिनों में शामिल हो जाएगी। इस क्लास की पहली पनडुब्बी का नाम है कलवरी। कलवरी गहरे समुद्र में तैरने वाली खतरनाक शिकारी टाइगर शार्क को कहते हैं। यह नाम वहीं से लिया गया है। यह पनडुब्बी करीब 67 मीटर लंबी है और 21 मीटर ऊंची है। इसका वजन है करीब 1500 टन। यह पानी के ऊपर 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार और पानी के भीतर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। यह पानी के अंदर 50 दिन तक रह सकती है। यह पनडुब्बी कई तरह के अभियानों में अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। गहरे समुद्र में तैरते हुए यह हमला कर सकती है और निगरानी भी। यह समंदर में बारूदी सुरंग बिछा सकती है। टारपीडो और एंटीशिप मिसाइलों से लैस है यह पनडुब्बी युद्धपोतों को भी तबाह कर सकती है। इस क्लास की पनडुब्बी को सैंड शार्क भी कहा जाता है। कर्तव्य पथ पर मिसाइलें भारतीय सेना की ताकत के कई पहलू हैं। एक ताकत उन मिसाइलों से बनती है जो पास से भी मार कर सकती है और दूर से भी। हवा में भी निशाने को बर्बाद कर सकती है और हजारों मील दूर सतह पर भी। ये मिसाइलें आपको इस गणतंत्र दिवस पर दिखेंगी। सबसे पहले बात QRSAM की, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये किसी भी निशाने तक पहुंचने में सक्षम है। ये 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक मार कर सकती है। रात हो या दिन इसका निशाना नहीं चूकता। ये बहुत ही आधुनिक और उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है। इसे DRDO ने विकसित किया है। युद्ध के समय तो यह कई हमलों को नाकाम कर सकता है। इसमें सर्विलांस रडार भी है और मल्टीपल रडार भी। इसके अलावा कमांड और मोबाइल लॉन्चर भी है। यह प्रणाली एक साथ 6 मिसाइलें दाग सकती है। इसे कभी भी चलते हुए फायर किया जा सकता है, पर निशाना सटीक होता है। एक अन्य मिसाइल है MPATGM, यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे एक सैनिक भी इस्तेमाल कर सकता है। यह तीसरी पीढ़ी का मिसाइल है। यह फायर एंड फॉरगेट थ्योरी पर काम करता है, यानी इसका बस एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। इसे वापस नहीं लिया जा सकता और इसकी दिशा नहीं मोड़ी जा सकती। इसे एक थर्मल साइट से भी जोड़ा गया है, जिसे टारगेट का पता लगाना आसान होता है। इसकी रेंज है 2.5 किलोमीटर। यह दुश्मन के टैंक या फिर कहें बख्तरबंद गाड़ी को भी उड़ा सकता है। यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 4।
यह भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों के काम आता है। यह देश में निर्मित एक स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है। ऐसे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता करगिल युद्ध के बाद महसूस की गई। इसके पहले हमारी सेना के पास जो रूस के बने अटैक हेलीकॉप्टर थे वो पहाड़ की ऊंचाइयों पर उड़ नहीं पाते थे। इस अटैक हेलीकॉप्टर का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु ने किया है। उसने अपने पहले से निर्मित ALH मार्क 3 के स्वरूप को बदलकर रुद्र को बनाया है। इस हेलीकॉप्टर में मिसाइल, गन और रॉकेट लगे हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा ऊंचाई पर भी किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर को 2 पायलट उड़ाते हैं। इसमें 2 इंजन हैं। 52 मीटर लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 16.4 मीटर है। इसकी अधिकतम गति 291 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 5.8 टन है। रेंज है तकरीबन 600 किलोमीटर। यह 20,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसमें शक्तिशाली शक्ति इंजन लगे हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर में 70 मिलीमीटर के रॉकेट और 20 मिलीमीटर के बुर्ज गन लगे हुए हैं। साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से भी यह लैस है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसी भी टैंक को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसका फ्यूल टैंक ऐसा है कि गोली लगने के बाद यह फटेगा नहीं, गोली लगते ही सील हो जाएगा, जिससे किसी भी तरह का आग का हादसा नहीं होगा। ग्लास कॉकपिट के साथ साथ आधुनिक नेविगेशन सिस्टम भी लगे हैं जो इसे किसी भी मौसम में ऑपरेट करने में सक्षम बनाते हैं। इस हेलीकॉप्टर का रिजिड रोटर सिस्टम इसकी मैन्यूवरबिलिटी की क्षमता को बढ़ाता है। हेलीकॉप्टर में आत्मरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी लगे हैं और थल सेना इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से क्लोज एयर सपोर्ट, एंटी टैंक ऑपरेशन और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र वाले ऑपरेशन में करती है। कुमाऊं रेजिमेंट भी भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक है। 1768 में इस रेजिमेंट का गठन हुआ। तभी से इसके जवानों ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध सहित बाद के युद्धों में यह रेजिमेंट शामिल रही है। फिलिस्तीन, मिस्र, म्यांमार, हांगकांग, कोरिया, जापान का अलावा यूरोप के कई देशों में इसने लड़ाइयाँ लड़ी। देश का पहला परमवीर चक्र इसी रेजिमेंट को गया। ये मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, जिन्होंने 1947 में श्रीनगर एयरफील्ड को बचाने में अहम भूमिका निभाई और शहीद हुए। चीन के खिलाफ रेजांगला के युद्ध में इस रेजिमेंट के शौर्य गाथा अब कहानियों का हिस्सा बन चुकी है। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट के 124 सैनिकों ने करीब 2000 चीनी सैनिकों से लोहा लिया था। इनमें 114 सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। मेजर शैतान सिंह को बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला। इसी तरह सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत में कुमाऊं रेजिमेंट ने पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया और बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराया। इसके ज्यादातर जवान उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आते हैं। इस रेजिमेंट ने 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 13 महावीर चक्र, 10 कीर्ति चक्र और 82 वीर चक्र हासिल हुए हैं। इस रेजिमेंट का उद्घोष है पराक्रमो विजयते, यानी बहादुरी की जीत। रेजिमेंट के आधिकारिक चिन्ह पर शेर बना हुआ है जो निडरता का प्रतीक है। जब 1970 में नागा रेजिमेंट बनी तो इसे कुमाऊं रेजिमेंट के साथ ही रखा गया। नागा रेजिमेंट के जवान पहाड़ से आते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट के जवान भी अधिकतर उत्तराखंड से आते हैं। आज बात उस रेजिमेंट की जिसकी कोई क्षेत्रीय या जातीय पहचान नहीं है, बल्कि जो एक हथियार के नाम पर जानी जाती है। यह है ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, जिसके जवान इस 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखेंगे। ग्रेनेडियर्स एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है, यानी पैदल सेना वाली रेजिमेंट। इसका इतिहास 250 साल पुराना है। हालांकि इसे
महाराणा प्रताप की विरासत से भी जोड़ा जाता है। पहले यह बॉम्बे आर्मी का हिस्सा थी। इसकी वीरता की कहानी इसी मिले पुरस्कार बताते हैं। इस रेजिमेंट को 3 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। आजादी से पहले इसने 35 युद्ध सम्मान हासिल किए हैं। इसकी जड़ें 17वीं सदी तक जाती है। इसका रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर में है। आजादी के बाद की सभी लड़ाइयों में 1965, 1971 और 1999 के ऑपरेशन विजय में ग्रेनेडियर्स के जवानों ने अदम्य वीरता और साहस दिखाई। 1965 के युद्ध में वीर अब्दुल हमीद की कहानी अब भी सबको प्रेरणा देती है। घायल होने के बावजूद उन्होंने 8 पैटर्न टैंक नष्ट किए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। 1971 की जंग में मेजर होशियार सिंह ने दिखाई बहादुरी और पाक सेना को पीछे ढकेला। उन्हें भी परमवीर चक्र मिला। करगिल युद्ध में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह और उनके साथियों ने गोली खाकर भी टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया। योगेंद्र सिंह को भी परमवीर चक्र मिला। आज बात 2 मिसाइलों की जो इस 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ पर दिखेंगी। शुरुआत एसैट यानी एंटी सैटेलाइट वेपन से। इसे शक्ति का नाम दिया गया है। यह मिनटों में किसी भी उपग्रह को तलाश कर सकता है, उसे तबाह भी कर सकता है। यह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किसी उपग्रह से टकराकर उसे खत्म कर सकता है। 27 मार्च 2019 को इसका सफल परीक्षण हुआ। इसके सफल परीक्षण के साथ ही भारत सुपर 4 में शामिल हो गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट गिराने की क्षमता हासिल हुई। पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोमीटर दूर उपग्रह को मार गिराया। इसकी तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। हिट टू किल रणनीति पर काम करता है। ये 10 सेंटीमीटर की सटीकता के साथ वार करने में सक्षम है। अब कोई सैटेलाइट हमारी सीमा में ताक झांक नहीं कर सकता है। जंग के हालात में दुश्मन के सैटेलाइट जाम किए जा सकते हैं। विरोधी के सैटेलाइट भी बर्बाद किए जा सकते हैं। डीआरडीओ ने बनाया है यह जबरदस्त हथियार। अग्नि 5 मिसाइल भी किसी से कम नहीं है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी चीन और पाकिस्तान तक यह मार करने में सक्षम है। इसे भी डीआरडीओ ने डिजाइन किया है और बनाया भी है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने में सक्षम है। इसमें 1.5 टन के एटमी हथियार भी लगाए जा सकते हैं। मिग-29 भारतीय वायुसेना की सेवा में 1987 से है, यानी लगभग 36 साल से। भारत ने यह विमान सोवियत संघ से खरीदा था। इस विमान को लगातार अपडेट किया जाता रहा है। सच तो यह है कि विमान के मूल ढांचे को छोड़कर लगभग सब कुछ बदला जा चुका है। इसमें नया कॉकपिट, नया रडार और नया ईंधन टैंक है। नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है। इसमें रात को देख सकने लायक उपकरण भी लगाए गए हैं। इसमें अब उड़ान भरने के दौरान ईंधन भरे जाने की व्यवस्था है। इसमें नई मिसाइलें लगाकर इसे बिल्कुल आधुनिक रूप दे दिया गया है। वीबीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस होने के बाद यह और भी खतरनाक हो गया है। इसकी बढ़ी हुई क्षमता का ही नतीजा है कि इसे श्रीनगर एयरबेस पर भी तैनात किया गया है और लद्दाख में ही। साफ है कि चीन और पाकिस्तान की ओर से कोई भी चुनौतियां है, पहला मुकाबला करने के लिए मिग-29 तैयार है। इसमें बड़ी तेजी से हमला करने की क्षमता है। यह बाज की तरह झपट्टा मारता है। मात्र 6 मिनट में ही यह जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो सकता है। यह अलग अलग भूमिकाएं निभाने वाला विमान है। यह निगरानी भी कर सकता है
और हमला भी। यह लड़ाई के दौरान सामने वाला विमान को जाम भी कर सकता है। करगिल युद्ध के दौरान इस विमान ने काफी अहम भूमिका अदा की थी। बीते कुछ वर्षों में डीआरडीओ चुपचाप देश की सुरक्षा के लिए कई बड़े काम करता रहा है। आज आपको डीआरडीओ के बनाए 3 हथियारों से रूबरू करवा रहे हैं। पहला है अस्त्र, एक शानदार मिसाइल। ये मिसाइल हवा से हवा में मार करती है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वार करती है, यानी जिस जगह को पायलट देख भी नहीं पाते वहां भी हमला करने में सक्षम है। हाल ही में लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया। तेजस ने 20,000 फुट की ऊंचाई से मिसाइल दागी। इस ऊंचाई से निशाने पर बिल्कुल सटीक लगा अस्त्र। इसकी रेंज 80 से 100 किलोमीटर तक है, पर इसकी रफ्तार बेहद खतरनाक है, 5,556 किलोमीटर प्रति घंटा। जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस मिसाइल की दिशा बीच में ही बदली जा सकती है, यानी कोई लक्ष्य अपनी जगह से हिले तो वहां भी हमला हो सकता है। इस मिसाइल के कई वेरिएंट बनाने पर काम चल रहा है। इससे किसी एरियल टारगेट को भी बर्बाद किया जा सकता है। सुपरसोनिक विमान भी इसकी मार से बच नहीं सकता। अब बात हेलिना मिसाइल की। यह हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाली मिसाइल है, इसलिए इस मिसाइल का नाम है हेलिना। इससे तोप, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों तक को उड़ाया जा सकता है। यह दुनिया की बेहतरीन एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज है 7 किलोमीटर, जो बढ़ाया भी जा सकता है। ये 800 किलोमीटर की रफ्तार से निशाने पर वार करती है, हर मौसम में कारगर है। और अब बात नेवल एंटीशिप मिसाइल की। ये देश की पहली कम दूरी की एंटीशिप मिसाइल है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। इसे हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है। ये मिसाइल समुद्र की सतह से बहुत कम ऊंचाई से जाती है, इसलिए ये रडार के पकड़ में नहीं आती। इसकी रफ्तार है 980 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज है 5 से 55 किलोमीटर। साफ है डीआरडीओ के बनाए ये मिसाइल काफी घातक है। इसको जिस पर टारगेट करके फायर किया जाएगा उसका बर्बाद होना निश्चित है। बात उन लोगों की जो किसी जंग में सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में उससे बाहर आते हैं, जबकि इनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। इस गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर वे भी होंगे। ये हैं बॉम्बे सैपर्स, जिन्हें बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप भी कहा जाता है। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी बॉम्बे सैपर्स से हैं। करीब 200 साल का इनका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। आजादी से पहले बहादुरी का विक्टोरिया क्रॉस भी बॉम्बे सैपर्स को ही मिला। जम्मू कश्मीर का राजौरी इनकी बहादुरी की वजह से ही भारत का हिस्सा रह सका। पाक के खिलाफ इनकी सैन्य तकनीक का इस्तेमाल बेहद कारगर रहा। सैपर्स दरअसल वो टीम है जो सेना की बाधाएं दूर करती है। किसी युद्ध में सेना के लिए सड़क या पुल तैयार करने का काम भी सैपर्स के ही जिम्मे होता है। बारूदी सुरंग बिछाने और फिर हटाने का काम भी इन्हीं के हिस्से होता है। युद्ध के अलावा किसी भी तरह के हादसे या प्राकृतिक आपदा में भी इनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। कश्मीर की बाढ़ हो या फिर भुज का भूकंप, इन्होंने आगे बढ़कर काम किया। उत्तर काशी के सिलक्यारा की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने में ही इनके लोग लगे रहे। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है ये रास्ता खोज लेते हैं या बना लेते हैं, और इनका बनाया रास्ता सेना की जीत का रास्ता होता है। बॉम्बे सैपर्स असल में वो बुनियाद रखते हैं जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ती, लेकिन जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है।